मोबाइल फोन लेना, उसके सामने रखना, कैमरा ऑन करके, और उसके बाद देखना, जैसे आप दबाओगे तो आपको वो रेज दिखेंगी। एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ड्वेल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन। हेलो एवरीवन यार, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से बोर मॉडल का इजाद हुआ। अब ये बोर मॉडल क्यों आया और इसके पीछे का रीजन क्या है, उससे भी पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ड्वेल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन, एंड सेकेंड वन इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब इन दोनों को समझने से पहले या एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी समझने से पहले हमें ये ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन या लाइट देखना पड़ेगा। इसके अंदर आता है कि ये बोलता है कि ड्वेल नेचर कैसे, वेव नेचर भी होता है लाइट में और पार्टिकल नेचर भी होता है, और ये कैसे होता है। आज के इस लेक्चर में हम यही दो टॉपिक देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके वीकली टेस्ट हाफ ईयरली में एक क्वेश्चन तो इन दोनों के पॉइंट से जरूर बनता है। तो यार इसी नोट पे चालू करते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बोल लो या वेव नेचर ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, सब देखेंगे, है ना। ठीक है, तो क्या हुआ, मैक्सवेल जी आए। सबसे पहले मैक्सवेल जी आए ना 1864 के अराउंड। अच्छा, ये मैक्सवेल जी बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब के बारे में जो रिसर्च कर रहे थे और जो डिस्कवरीज दे रहे थे वो सर मैक्सवेल ही थे। ठीक है, उन्होंने एक बात कही, कुछ पॉइंट्स कहे जिसकी वजह से प्रूफ हुआ कि जो लाइट होती है या जो रेडिएशन होता है वो वेव नेचर का होता है। सर पहली बात तो मुझे रेडिएशन नहीं समझ में आ रहा, दूसरी बात तो मुझे ये वेव नेचर नहीं समझ में आ रहा, क्या है बिल्कुल समझाओ। ठीक है सर, तो क्या होता है, इन्होंने कहा एनी लाइट एमिटिंग सोर्स, लाइट या फिर रेडिएशन एमिटेड from a source like bulb, sun, heating filament, heating rod, continuously is called radiant energy. इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इन्होंने क्या, कोई भी लाइट या रेडिएशन एमिटिंग सोर्स, मतलब जहां से लाइट आ रही हो या रेडिएशन, लाइट या रेडिएशन आ रही हो सोर्स, जैसे कि क्या हो गया, बल्ब से आपका लाइट आ रहा है, ठीक है, सन से आ रहा है, हीटिंग रॉड, जब आप एक रॉड को हीट करते हो तो वो रेड ब्लू ग्रीन हो जाता है, सॉरी रेड ब्लू व्हाइट हो जाता है, तो वो एक आपको रेडिएशन दे रहा है। आपका फोन एक रेडिएशन दे रहा है। तो कोई भी रेडिएशन जब वो कंटिन्यूसली आता है उसे हम क्या कह देते हैं, रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, अब ये रेडिएशन क्या होता है सर, आ तो रहा है, क्या होता है, तो अब ये बताएंगे। दिस रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, which are perpendicular to each other and hence perpendicular to the propagation of radiation। क्या सर, क्या मतलब हुआ इसका? इन्होंने कहा जो रेडिएशन है उसमें दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन। क्या मतलब सर, तो देखो मान लेते हैं ये अपना एक ग्राफ है, तो इन्होंने कहा ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही है और यहां आपका चल रहा है रेडिएशन, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हो गया सर इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लू वाली, रेड ब्लैक वाली हो गई मैग्नेटिक फील्ड,
and this is the radiation itself. Electric field, sorry, radiation, electric field, magnetic field. तो इन्होंने कहा कि वो सब आपस में परपेंडिकुलर है. कैसे सर? मान लेते हैं रेडिएशन ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इसके क्या हो गई? परपेंडिकुलर. इलेक्ट्रिक रेडिएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है सर. अब ये रेडिएशन है और मैग्नेटिक फील्ड कैसी? ऐसे 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 ऐसे, तो ये इसके क्या हो गई? ऐसे जा रही है तो परपेंडिकुलर हो गई. ये रेडिएशन के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर. समझ में आया? ये दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा. The radiation is similar to, the radiation is similar to the wave, कोई भी वेव से, hence it has the velocity. जो इसकी वेलोसिटी है वो किसी रेडिएशन किसी भी लाइट या वेव के इक्वल है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो किसकी है? एक लाइट की वेलोसिटी होती है, जिस स्पीड से लाइट तो वही क्या हो जाता है? रेडिएशन भी. ठीक है. अब लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. इसका मतलब रेडिएशन जो ये प्रूव करता है कि वो वेव है, ये बोलता है कि उसको कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए. सर क्या मतलब? जैसे सन है, सन से लाइट आ रही है, तो क्या उसे अर्थ है, सन से लाइट आ रही है अर्थ में, अब बाकी जगह क्या है? स्पेस है, तो स्पेस से वो ट्रैवल कर रहा है ना, वहां पे तो वैक्यूम है, वहां पे तो कुछ भी नहीं है, तो वहां पे कुछ भी नहीं है, फिर भी वो ट्रैवल कर रहा है. तो इसका मतलब सन को मटेरियल मीडियम की जरूरत है. ठीक है. जैसे कि अगर मैं यहां वैक्यूम कर दूंगा तो जो साउंड होता है उसे मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, वेव को नहीं है बट साउंड को होती है. तो अगर मैं यहां पे वैक्यूम कर दूं, तो जैसे कि अभी आपको कुछ सुनाई नहीं दिया तो मैंने यहां वैक्यूम कर दिया, जस्ट किडिंग. ठीक है. समझ में आई क्या कैसे मैक्सवेल ने बोला कि वो एक वेव है? ठीक है. अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इसको नोट कर लो, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पे जाएंगे. नोट कर लो. ठीक है, मैं मिटा रहा हूं. तो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फर्स्ट आ जाता है आपके पास वेवलेंथ. वेवलेंथ. इससे पहले मैं ये समझाऊं, एक डायग्राम बना लेते हैं. एक एक का मतलब बाद में समझाऊंगा. द वेवलेंथ, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इट स्टेट्स दैट द लेंथ बिटवीन any two consecutive crust or trough is known as its wavelength. Wavelength. और यूनिट्स क्या हो जाएंगे इसके सर? आर्मस्ट्रॉन्ग, सेंटीमीटर या मीटर, अलग अलग उसमें होता है. 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना सेंटीमीटर सर? बताओ जल्दी. 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁸ 8 सेंटीमीटर एंड इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर. सही है. ठीक है. वेवलेंथ होती क्या है? द लेंथ बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ. सर क्रस्ट और ट्रफ तो बताया नहीं. तो वेवलेंथ के ऊपर का भाग, जो ये सारे अपर पार्ट्स हैं, ये आपको क्या कहलाते हैं? क्रस्ट. एंड द नीचे जो नीचे आ रहा है वो उसे सब क्या कहते थे हम? ट्रफ.
ठीक है, तो दो कंजिक्यूटिव यानी कि कोई भी दो, ये दो क्रस्ट है, इसके बीच के जो दो ये दो कंटिन्यूअस है, तो इसका बीच का जो लेंथ रहेगा उसे ही हम वेवलेंथ कहेंगे, या फिर कोई दो ट्रफ। अच्छा, कोई भी दो कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं ये और फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट वाला ले लिए, ऐसा नहीं, ये दो कंटिन्यूअस वाले क्या हो जाएगा आपके पास, वेवलेंथ। समझ में आया? आगे बात करेंगे, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही होगा, बहुत जगह आपने पढ़ रखा है। फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंट होता है सर न्यू। क्या होता है सर? न्यू, एन यू, वी से हल्का सा ऐसे बन जाता है न्यू। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में जितने वेव्स पास होते हैं, नंबर ऑफ वेव, उसे ही हम क्या कह देते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट, इसके जो यूनिट रहता है वो जनरली हर्ट्ज रहता है, या 1/सेकेंड रहता है, या इसी को अपन क्या लिख देते हैं? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है अपने पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेड एज ए, आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट, द हाइट ऑफ द क्रस्ट, द हाइट ऑफ क्रेस्ट और depth of trough is known as its amplitude। ये हाइट और ये डेप्थ, तो इसको ही क्या कह देंगे? एम्पलीट्यूड। समझ में आया? आगे बात करेंगे, नेक्स्ट है सर वेलोसिटी, रिप्रेजेंटेड बाय c, the distance traveled by a wave in a second is known as its velocity। रिप्रेजेंट यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा सर, या सेंटीमीटर पर सेकेंड, वैसे मीटर पर सेकेंड ही सही यूनिट रहेगी। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वेव नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय सर न्यू बार। सर मतलब क्या होता है इसका? द वेव्स पासिंग 1 सेंटी लेंथ, जो नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है 1 सेंटीमीटर लेंथ में, जितनी वेव्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स लिख देते हैं इसको, 1 सेंटीमीटर में वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, number of waves passing through 1 centimeter length is known as its wave number and it is reciprocal of wavelength। और रेसिप्रोकल है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहां से निकल के दो फॉर्मूले आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, वेव नंबर इक्वल टू 1/लैम्डा। ये तो अभी इसमें लिखा ही था, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू 1 सेंटीमीटर लेंथ, और वो क्या है? रेसिप्रोकल है वेवलेंथ का। सीधी सी बात है। वेलोसिटी का आपको पता ही है, वेलोसिटी क्या होता है? जनरल डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, खुद ही बताना मेरे को, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम। यहां पे डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ। तो लैम्डा इनटू डिवाइड बाय टाइम, टाइम दिख रहा है क्या? नहीं, बट मुझे पता है फ्रीक्वेंसी इज 1/सेकेंड, तो यानी कि 1/सेकेंड है, तो मैं यहां पे ये क्या कर दूंगा इससे? फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस और ये 1/टाइम है फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब यही हुआ ना 1/टाइम, तो उसको ऊपर लिख दिया, सिंपल। वो भी याद नहीं करना आपको। समझ में आया? ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, वेव नंबर। नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद एक लास्ट चीज बचेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात रह गई, मैं बताना भूल गया, क्योंकि उसे वेव बोला गया, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों थी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैं इसे पहले वाले पॉइंट में बताना भूल गया, सॉरी, तभी मैंने यहां लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, नोट डाउन करिए। तो चलो यार देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इसका लास्ट टॉपिक भी है। क्या होता है when, इसका मतलब क्या होता है? जब when these electromagnetic waves are arranged in increasing order of their wavelength and decreasing order of their frequency, then this is known as electromagnetic spectrum। सर नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बनाते हैं। जब हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम
जिसका वेवलेंथ ऐसे होगा 10 टू द पावर -16, 10 टू द पावर -14, -12, -10, -8, -6, -4, -2, 0, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 4। ठीक है, ये हमने कैसे इंक्रीजिंग वेवलेंथ पे डाली। अब इसको डिक्रीज कर देंगे फ्रीक्वेंसी को, 6, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 20, 10 टू द पावर 22, 10 टू द पावर 24। ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे ये जो एक जगह है, यहाँ पे हमें दिखती है विजिबल लाइट। ये होती है विजिबल रेज या विजिबल लाइट। विजिबल लाइट सर कौन सी? जो हमें दिखती है VIBGYOR, विबग्योर, यही हमें दिखता है ना। तो ये वाली जो वेवलेंथ होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो हमें दिखती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विजिबल रेज या विजिबल वेव्स। इसका अगर देखा जाए तो 380 नैनोमीटर से, या हाँ 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है। पूछा नहीं जाता बट आपको बता दिया है। और कौन सी वेव्स होती हैं सर? यहाँ पे रहती है सर आपकी कॉस्मिक रेस या कॉस्मिक वेव, फिर आपकी आती है गामा वेव, फिर आती है सर एक्स रेज, फिर आती है आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेस, फिर आती है सर यहाँ पे इंफ्रारेड रेस, फिर आती है माइक्रोवेव्स, और फिर लास्ट में आ जाती है आपकी रेडियो वेव्स। ये याद कर लेना, आपके स्कूल में कभी बाय चांस पूछ सकता है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाओ, तो आपको ये बनाना है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये सारी वेव्स हैं जो हम इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। इसमें से ये वाले जो पॉइंट है ये हमारे को दिखती है, विजिबल रेज होती हैं, और बाकी हमें नहीं दिखती। बट कुछ कुछ कैमरा लेंसेज से आपको दिख जाती हैं कुछ रेज भी, क्योंकि वो उससे लिए डिजाइन किया होता है। एक आपको छोटा सा वो देता हूं, जब आप इंफ्रारेड रेज की बात करें तो ये इंफ्रारेड रेज कहां होती है? पहले तो ये बताओ। टीवी के रिमोट पे, एसी के रिमोट में, और आजकल फोन्स में भी आ गई है, बिकॉज ताकि हम एसी या टीवी को कंट्रोल कर सके। सही है ना? तो ये इंफ्रारेड रेज, उसमें देखना जो रिमोट होता है उसके आगे जो बल्ब होता है वो आपको मतलब एक लाइट टाइप का दिखता है, बट जब आप प्रेस करते हो तो कोई लाइट नहीं दिखती। अब क्या करना, एक मोबाइल फोन लेना, उसके सामने रखना, कैमरा ऑन करके, और उसके बाद देखना जैसे आप दबाओगे तो आपको वो रेज दिखेंगी, क्योंकि वो कैमरा इंफ्रारेड रेज कैच कर लेता। ठीक है, तो आज ये वाला एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल। तो यहां तक बात क्लियर हुई क्या? ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद अपन इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद बढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, नोट डाउन करो। तो चलो यार, ये क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल के ही क्वेश्चंस है, तो देखते हैं क्या सीन है। फर्स्ट देखेंगे क्या बोला, कैलकुलेट वेव नंबर। वेव नंबर मतलब न्यू बार निकालना है और फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। सेकंड आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू निकालना है, जिसकी वेवलेंथ कितनी दी हुई है सर? 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, वेवलेंथ दी हुई है, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी निकालनी है येलो वेव की। ठीक है सर, 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग को किस में करो आप? मीटर में करो, 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब वेव नंबर का फॉर्मूला बताओ। अभी बताया था रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो यहां हो जाएगा सर 1/5800 इंटू 10 टू द पावर -10। ऊपर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा सर 10 टू द पावर 10 अपॉन 5800। ठीक है, अब इसमें से 4 जीरो निकाल दो, 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर 6 बचेगा। क्यों निकाला सर? इसलिए निकाला ताकि ये दोनों को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, 0 0 कटा, 0 0 कटा। अब 100 डिवाइडेड बाय 58 करो सर। 100 डिवाइडेड बाय 58 1 जा जाएगा 58, 2 बचा, यहाँ पे 9 में 5 गया 4.0420 आया। करो किससे जाएगा? 6 से जाएगा क्या? 8 48, 5 6 जा 30, 3 48, और 7 से देखते हैं, 7 8 जा 56, 4406। यस सर जाएगा, 7 से जाएगा तो ये आ गया 406। कितना बचा? 10 में 6 गया 4 1 14, पॉइंट लगा हुआ है 0, 58 लगभग 2 से चला जाएगा। ठीक है, तो 1.72। तो आंसर आ गया सर 1.72 इंटू 10 टू द पावर 6। कोई डाउट आ रहा है क्या? लैम्डा का क्या था? मीटर था, ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, तो ये हो जाएगा मीटर -1। सिंपल सी बात है।
कोई डाउट नहीं। आगे बात करेंगे, क्या नेक्स्ट निकालना है, न्यू निकालना है। क्या होता है सर, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला बताया था C इक्वल टू व्यू इंटू लैम्डा, तो न्यू हो जाएगा क्या, C बाय लैम्डा। C की वैल्यू कितनी है सर, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन ये कितना है 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मीटर मीटर कटा 1/सेकेंड इनवर्स तो आएगा ही। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये ऊपर लेके जाते हैं तो कितना हो गया 3 इंटू 10⁻⁻10 ऊपर जाके 8 से प्लस हो जाएगा, 8 + 10 हो जाएगा, कितना हो गया सर 18 अपॉन 5800। अगेन इसको क्या करो 3 0 दे दो, 3 1 2 3 0 दे दिया, 18 में से 15 बचेगा, 5800 0 0 0 0 कट गया सर। ठीक है, अब डिवाइड करो, 30 डिवाइड बाय 58 डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगा दिया 0। अब कितने से जाएगा ये, 6 से जा नहीं रहा है, 4 से जाना चाहिए सर, देखो 4 से जा रहा है क्या, 32 5 4 20 23 सर जा रहा है। 5 से क्या, 5 से नहीं जाएगा क्या, देखते हैं, 5 8 40 5 25 290 जा रहा है सर, 0.5 तो ये हो जाएगा 290, बचा कितना 10 लगा हुआ है पॉइंट, 1 जा कितना हो गया 587 जा देखा ही, तो 0.517 ये आपका रफ फर्क है, इक्वल टू कितना आ गया 0.517 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे वैसे भी न्यू फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, एकदम इजी फॉर्मूला लगाए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई भी डाउट आ रहा है क्या, नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, देखेंगे। विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी दी हुई है सर 1368, पहले ही आप ना गिवन लिख लिया करो, ठीक है, और ऐसे एग्जाम में भी लिखना है, किलो हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में पहले ही कर दो, इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक है सर, आगे बात करेंगे, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो वेवलेंथ हमें निकालनी है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इट बिलोंग्स टू, तो पहले वेवलेंथ निकाल लेते हैं फिर वो चीज निकालेंगे। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा C बाय न्यू। कैसे सर, C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू C बाय न्यू, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1368 इंटू 10⁻³ या सेकेंड इनवर्स हो जाता है ये, ठीक है ना, सेकेंड कट गया, आंसर में आ जाएगा लास्ट में मीटर। ठीक है, अब ये पहले ऊपर लेके जाओ इसको, 3 इंटू 10⁸ में से -3 गया, 5 बचा अपॉन 1368, इसको एक काम करो सारे जीरो दे दो, तो 3 इंटू 10⁵ हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, या एक काम करते हैं 3 जीरो देते हैं, बाकी की कहानी 10⁻² में कर देते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अब करो डिवाइड सर, 1 2 3 ये हो जाएगा 1368, 2 जा जाएगा। सबसे पहली बात तो ये तो मुझे पता ही चल गया कैसे, 1500 2 जा, ये छोटा है 1500 से तो डबल ही होगा, तो कितना होगा 8 2 16 6 12 13 3 2 6 7 2 1 2, ये हो गया सर 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 264 ये तो गया, यहाँ 264 जाएगा क्या, नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0, 2640। अब अगेन 2 से नहीं जाएगा, 1 से जाएगा, सीधा सा दिख रहा है, तो 1368 ये बचा 2, 13 में से 6 गया आपका 7 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, और 1 में से 1 गया 1 बचा। ठीक है, 1272 जाएगा क्या, नहीं, तो एक 0 आएगा उस 1272 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 0। अब 12720, तो 9 से देखते हैं, 9 8 72, 5 5 35 9 42, 42 प्लस 49 28 29 30 31 9 9 10 11 12 12192 12192। ठीक है, ये हो गया 9, 2.19 इंटू 10⁻² मीटर। अब बताओ 10⁻² वाला कहाँ था, लास्ट में था, याद होगा तो अपन यहां से चल रहे थे, याद करो 10⁻16 18, तो वेवलेंथ 10⁻² कहाँ आ रही थी, ये आ रही थी सर कहाँ, रेडियो वेव्स में। चेक कर लेना, अभी जो हमने क्या बनाया,
वो स्पेक्ट्रम बनाया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें चेक करना 10⁻² कहां आ रहा था। ठीक है, समझ में आया क्या? कोई डाउट? हो गया सर सेकंड। एकदम इजी क्वेश्चन है ये, आपके स्कूल वगैरह में पूछे जाते हैं इसलिए बता रहा हूं। नेक्स्ट भी देखते हैं क्या, सिंपल सा ही कोई क्वेश्चन होगा। द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट टू रेड था ये, वॉयलेट टू रेड। क्वेश्चन एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। लैम्डा ऑफ वॉयलेट दिया हुआ है सर, कितना वेवलेंथ दी हुई है 400 नैनोमीटर, तो कितना हो जाता है 400 इंटू 10⁻9 - 9 मीटर। और वेवलेंथ ऑफ रेड दी हुई है सर आपको कितनी 750 नैनोमीटर, तो इनको फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, तो 750 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सर c/λ, तो वॉयलेट की निकालते हैं पहले, इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 400 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है सर, -9 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻9 + 8 17 अपॉन 400। 2 जीरो इसको भी दे दो या 3 जीरो दे दो ताकि आसानी हो सॉल्व करने। 1 2 3 जीरो दे दिया सर, तो कितना हो गया, माइनस किएंगे तो ये हो गया 14। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे 3000 डिवाइड बाय 400, तो ये 2 1 2 कट गया, बचा क्या 30 डिवाइडेड बाय 4। सिंपल ही है, 7 × 28, 2 बच्चा, पॉइंट लगा, 4 5 × 7.5, तो ये हो गया सर 7.5 इंटू 10⁻14। फ्रीक्वेंसी निकालिए तो कितना हो जाएगा, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स। वैसे ही रेड का निकालिए फटाफट, कितना हो जाएगा, सेम ही है, Vc/λ इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 750 इंटू 10⁻⁻9, ऊपर जाएगा, इसको हो जाएगा 3000 इंटू 10⁻14 अपॉन 750, कट गया, बस 75 को 300 से डिवाइड करना। अरे ऐसे ही कर लो यार, 5 1 6 7 5 5 25 5 6 30 0 5 3 15 5 1 5 5 5 2 3 1 3 4 आंसर आ गया सर 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। खत्म, आ गए सर फ्रीक्वेंसीज, बन गया सर थर्ड क्वेश्चन। समझ में आया क्या? ये नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी की तरफ और नेक्स्ट बढ़ेंगे पार्टिकल नेचर। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट। तो यार चलो अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की क्या लिमिटेशंस रही होगी कि हमने बताया कि एनर्जी डुअल नेचर में है, लाइट डुअल नेचर में है, कि वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को सपोर्ट करती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशन रही होगी जिसकी वजह से पार्टिकल नेचर एग्जिस्टेंस में आया। तो उससे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर पा रही थी। तो कुछ प्रॉपर्टीज लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही थी, जैसे कि डिफ्रैक्शन, जैसे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही थी। सर डिफ्रैक्शन क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट, क्लास 10th में पढ़ा है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आप अभी 11th में पढ़ोगे, आई गेस हाफ ईयरली के बाद फिजिक्स में। ठीक है, तो वो है। अब जो ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी वो था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड the black body radiation इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो बन रहा था और स्पेसिफिक स्पेक्ट्रा और स्पेसिफिक किसका, हाइड्रोजन गैस का, तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है सर, ये क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब मुझे ये नहीं पता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसका मतलब पता होगा तब तो मुझे समझ में आएगा। ठीक है सर, अभी इनका मतलब समझते हैं। अभी हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और फिर जो पार्टिकल नेचर आया, जो प्लैंक्स थ्योरी आई, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं फर्स्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअली में क्या होता है।
ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये लिखा किससे है? ब्लू पेन से है, ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है। रेडिएशन तो बात की बात है। तो एनी सब्सटेंस विच इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर ऑफ एनर्जी, ऐसी कोई भी बॉडी जो पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले या पूरी की पूरी एनर्जी एमिट कर दे, उसे हम क्या कह देते हैं? ब्लैक बॉडी। सर क्या मतलब हुआ? वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और रेडिएट कर सकती है। एमिट से अच्छा वर्ड रहेगा, रेडिएट कर सकती है, उसको कहेंगे ब्लैक बॉडी। लेकिन रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मतलब हुआ सर? मान लो आज मैंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है, तो वो क्या करेगी? सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी और कोई भी चीज रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी। नहीं आया मतलब सर? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी रेड शर्ट पहनी है, तो होता यह है कि जैसे एनर्जी आई या लाइट पड़ी तो वो सारे रेज एब्जॉर्ब कर लेता है और रेड कलर रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो आपको एक शर्ट रेड दिखती है। ब्लैक टी शर्ट के साथ क्या है? वो सारी रेज एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको दिखता ब्लैक है। तभी बोलते हैं समर में ब्लैक शर्ट पहन के मत जाओ या टी शर्ट पहन के मत जाओ। क्यों? क्योंकि वो सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से आपको गर्मी लगती है। समझ में आया? वैसे ही है ब्लैक बॉडी, ये कोई भी चीज रिफ्लेक्ट नहीं करती, बस एब्जॉर्ब करती है या रेडिएट करती है। ठीक है, इससे निकलने वाले रेडिएशन को हम क्या कह देते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सर लेकिन फिर भी ये ड्रॉबैक कैसे, ये नहीं समझ में आया। समझते हैं। मान लो यहां पे एक आयरन का रॉड है। आपने देखा होगा आयरन के रॉड को जब हीट करते हैं या ऐसा कोई भी रॉड जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। सर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों? मान लो तुमने हीट किया, पिघल जाएगा। बर्फ को हीट करोगे पिघल जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं देख पाएंगे। इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले कोई भी रॉड को हमने हीट किया, तो जैसे हीट किया, आपने देखा होगा जब वो वेल्डिंग वगैरह भी करते हैं, तो पहले जो कलर होता है उसका होता है रेड, देन वो धीरे धीरे हो जाता है येलो, देन धीरे धीरे हो जाता है वाइट, और लास्ट में ब्लू, जैसा ब्लू या वाइट के बीच में रहता है। कभी देखना रेड, या कभी गैस ऑन किया होगा तो उसमें भी कहीं कहीं रेड दिखता है, कहीं कहीं हल्का ब्लू रहेगा और कहीं कहीं येलो रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब अगर देखो तो इसका मतलब ये हुआ जैसे ही मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, ये अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। सर कहां है ऐसा बोला? ठीक है, बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं बोला। देखो विब ग्योर अगर पढ़ा अभी आपको, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, बताया था। इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो पहला कलर क्या है? रेड, फिर क्या है? येलो, फिर क्या है? ब्लू। तो मतलब जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते जा रही है। क्योंकि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, जितनी आ रही उतनी रेडिएट हो रही होती, तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट, यानी कि कलर कांस्टेंट रहता। कलर बदल रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और अलग टाइप के एब्जॉर्ब कर करके अपने पास रख रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, उसके बाद रेडिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या बोलती थी कि जो एनर्जी है जो मैं दे रहा हूं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, यानी कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे लाइट की डिपेंड नहीं कर रही, बट यहां जितना ज्यादा वो एनर्जी ले रहा है उतना एब्जॉर्ब कर रहा है और एक्यूमुलेट करके फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, यहां वो पीछे रह गए। समझ में आया ये पॉइंट? आया क्या? तो फर्स्ट पॉइंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी वो थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नोट डाउन करो। फिर कैसे एक्सप्लेन हुआ वो भी बताऊंगा। अभी तो ड्रॉबैक समझ रहे हैं ना? ठीक है, कैसे एक्सप्लेन हुआ एक एक चीज बताऊंगा। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, इन्होंने बोला when radiations with certain minimum frequency mu naught
strike the surface of the metal, strike the surface of the metal, electrons are ejected from it. और इसी को हमने बोल दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या था एक्सपेरिमेंट, देखते हैं। तो क्या हुआ, एक इन्होंने फिर वो ट्यूब लिया जैसे बात की थी, यहां पे लिया सर एक मेटल सरफेस, यहां पे लिया सर एम मीटर टू मेजर द करंट, और यहां पे एक डिटेक्टर लिया, डिटेक्टर, यहां पे एक है मेटल सरफेस। अब क्या हुआ सर, यहां पे लाइट आई, लाइट आ रही है सर, या एनर्जी आ रही है, और फिर यहां से देखा गया कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होकर मूव कर रहे हैं। कैसे पता चला, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव्स करेंगे तो एमीटर में रीडिंग शो करेगा, बिकॉज सर्किट कंप्लीट हो गया, और यहां से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चीज को नाम दिया गया। अब पहले ये और समझते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। सबसे पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स तभी इजेक्ट होंगे ओनली व्हेन frequency is greater than the minimum frequency, जिसको हम कह देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या इसी को बोल देते हैं न्यू नॉट। जब तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, मान लेते हैं उसकी थ्रेशोल्ड है 5, ठीक है, 5 हर्ट्ज है, और आप 4 हर्ट्ज की एनर्जी दे रहे हो, तो वह इजेक्ट नहीं होगा। जैसे ही 5 हर्ट्ज हो जाएगा, उससे क्रॉस कर जाएगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या मतलब सर, तो जो वेलोसिटी, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो किस पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, और इंटेंसिटी, जिस इंटेंसिटी से लाइट आ रही है उस पे नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आगे काम आएगा, इसलिए नोट डाउन कर लो, ठीक है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं। तो सर ये वेव थ्योरी तो कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई, पहले वो भी बताओ। ठीक है सर, वेव थ्योरी इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये क्या बोल रहा है कि लाइट आ रही है, और यहां पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मुझे समझ में आया कि लाइट मेटल सरफेस पे आ रही है, वो यहां पे क्या कर रही है, एक्यूमुलेट कर रही है। जैसे उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी कि वो इजेक्ट आउट कर जाए, वो इजेक्ट हो जा रहा है और मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है। लेकिन वेव थ्योरी क्या बोलती है कि जो लाइट आ रही है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में आ रही है, कंटिन्यूअस आ रही है, और वो एक्यूमुलेट नहीं हो सकती, बिकॉज वो कंटिन्यूअस आ रही है और वो चले जा रही है। बट यहां पे वो एनर्जी एक्यूमुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। समझ में आया? अब हम बात करेंगे कि क्या है जो चीज है जो ब्लैक बॉडी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को भी एक्सप्लेन कर पा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लिया? वो क्या थी सर? वो थी सर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या थी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी जो पहले तो प्लैंक जी ने दी और उसके बाद फिर आइंस्टीन ने उसको टेक फॉरवर्ड किया। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलती थी, या ये क्या बोलते थे? द रेडिएशन या द एनर्जी इज रेडिएटेड in discontinuous format, discontinuous manner में होती है in the form of packets, in the form of energy packets मतलब एनर्जी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं, जो वेव थ्योरी कंटिन्यूअस बोल रही थी उसके हिसाब से नहीं, बट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस मैनर, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, एंड दीज एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज क्वांटम। इसको हम कह देते थे क्वांटम
एंड व्हेन दीज एनर्जी पैकेट्स आर फॉर लाइट, अगर लाइट के एनर्जी पैकेट है तो इसी को हम बोल देते हैं फोटोन। समझ में आया? मतलब एनर्जी जो रेडिएट हो रही है वो पैकेट्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में डिसकंटिन्यूस जा रही है और कंटिन्यूस नहीं जा रही, तो वो पैकेट क्वांटम कहलाएंगे। और अगर वो एनर्जी लाइट है तो उसे हम क्या कह देंगे? फोटोन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी एमिटेड, जो एनर्जी एमिट हो रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के, तभी वो जब हम रॉड जला रहे थे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, पहले रेड हो रही है, फिर येलो हो रही है, फिर ब्लू हो रही है। तो इससे एक फॉर्मूला आता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो E इज इक्वल टू एच न्यू। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं और इक्वल टू आता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और यहाँ इस कांस्टेंट का नाम आ जाता है, सर किसने दी एक थ्योरी? प्लैंक ने। तो इन्होंने इनकी कांस्टेंट आ जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हो जाती है सर 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल्स पर सेकेंड। समझ में आया? ठीक है क्या? तो यहां तक ये बात थी। ठीक है, अब सर ये ब्लैक बॉडी और उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहा है ये भी बताओ। ठीक है सर, ब्लैक बॉडी को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बोलता है कि वो एनर्जी जो आ रही है वो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ रही है, और वो तो डायरेक्टली एक्सप्लेन हो रहा है। कैसे सर? ये क्या बोल रहा है, जो एनर्जी आ रही है वो पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, तो इसका मतलब मान लेते हैं ये रॉड है, यहाँ से मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी जो है वो एक्यूमुलेट हो रही है, पैकेट्स के फॉर्म में आई और एक्यूमुलेट होते जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है, और जितना एनर्जी होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो ये एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जिसकी वजह से कलर रेड, येलो, ब्लू हो जा रहा है। समझ में आया? नहीं सर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक रॉड है, इसको एनर्जी दे रहा हूं, और वो एनर्जी को अगर वेव थ्योरी के हिसाब से जाए वो आ रही है और जा रही है, लेकिन प्लैंक्स के थ्योरी के हिसाब से वो एनर्जी, या पार्टिकल नेचर के हिसाब से वो एनर्जी आ रही है पैकेट्स के फॉर्म में, और वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है, और एनर्जी यहाँ की बढ़ रही है, उसकी नहीं बढ़ रही, यहाँ की एनर्जी बढ़ रही है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमें कलर का चेंज दिख रहा है। समझ में आया? आया क्या? ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? यहाँ पे एक मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस में क्या हो रहा है, आ रही है एनर्जी, आ रही है और वहाँ एक्यूमुलेट हो रही है। ठीक है, जैसे ही उसके पास जो एनर्जी है इतनी एक्यूमुलेट हो गई, पैकेट्स के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो रही है, लेकिन वेव थ्योरी ये नहीं बोल रहा था, तो रही है, और जैसे ही उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो इससे बाहर आ जाए, वो एनर्जी बाहर आ जाए, तो उसको अपना फोर्स तोड़ना पड़ेगा। जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का जो फोर्स है आपस में, जो इसके अंदर है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? एटम में, वही तो पढ़ रहे हैं, एटम के अराउंड घूम रहा है, तो न्यूक्लियस इसका भी तो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फोर्स से जैसे ही वो ज्यादा फोर्स हो जा रहा है तो वो बाहर आ जा रही है, और इस फोर्स को ही हम क्या बोल देते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? मतलब एनर्जी आ रही है मेटल में, मैं मेटल हूं, एनर्जी आ रही है, और मेरे ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, ये आपस में जितना फोर्स है उसको तोड़ने के लिए जब तक वो आ रही है उतना नहीं टूट रहा है, तो वो यही है। जैसे ही इतनी एनर्जी आ रही है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो बाहर आ जा रहा है। समझ में आया? अच्छा, इसी से एक चीज डिराइव करते हैं। क्या हुआ, एनर्जी इतनी है, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, या इक्वल है किसके? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। कैसे सर? फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए उसको? न्यू, और कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहा हूं मैं? न्यू दे रहा हूं, और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी? न्यू नॉट। मान लो मेरे पास, मुझे 5 बिस्किट चाहिए यहां से मूव कराने के लिए, ठीक है, लेकिन वो मेरे को 6 बिस्किट दे रहा है, तो मेरे पास कितनी एनर्जी हो जाएगी? तो 6 जितनी दे रहा है और जितनी है, तो कितनी है? न्यू माइनस न्यू नॉट। और उतनी एनर्जी कितनी है मेरे पास हो जाएगी? नहीं आ रहा है, कोई मेरे को चाहिए 5 बिस्किट मूव कराने के लिए, ठीक है सर, वो मेरे को 6 बिस्किट दे रहा है, तो जब वो 6 बिस्किट देगा तो 5 तो वो मूव कराने के लिए निकल जाएगी, और जैसे ही मैं मूव कर जाऊंगा तो मेरे पास कितने बिस्किट होंगे? मेरे पास 1 बिस्किट होगा, यानी कि मेरे पास कितनी एनर्जी? 1 एनर्जी। वैसे ही मेटल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं 5 बिस्किट चाहिए, दे 6 बिस्किट रहे, तो उसके काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी मूव करने वाली एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। मूव करने के लिए कितनी बचेगी? 6 - 5 एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और ये क्या हो जाएगी? ½ mv² इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये लो सर, आपका एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसी को दूसरे फॉर्मेट में अगर लिखूं तो एच न्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू, या
इससे मिटा लेते हैं। समझ में आया ये वाला? कोई डाउट है क्या? अगर इधर उधर मूव करोगे तो ये हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू उधर जाके एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर और इसी को बोल देते हैं वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट या वर्क फंक्शन। ये नॉट नीचे आएगा, मैं ऊपर लगा दिया, सॉरी वर्क फंक्शन। समझ में आया क्या कंसेप्ट? कोई डाउट वाली बात? और इसी के बेस पे हम करेंगे अभी कुछ क्वेश्चंस। तो यहां से प्रूव हुआ कि जो एनर्जी है या जो लाइट है वो डुअल नेचर की होती है। वन इज पार्टिकल नेचर जो हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी के एक्सप्लेन किया, और दूसरा होता है आपका वेव नेचर जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। समझ में आया? पूरा कंसेप्ट समझ में आया क्या? अब इसी के बेसिस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चंस लिखेंगे। तो चलो यार कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक दो तो शायद आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल वाले ही हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ मोल ऑफ फोटोन। मोल छोड़ ही नहीं रहा है पीछे, पिछले में भी था, इसमें भी है, ठीक है ना? लिखते हैं एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, ठीक है? वेयर फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है सर। अब एनर्जी का फॉर्मूला फटाफट बताओ। H इंटू न्यू, H का फॉर्मूला वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 5 × 10⁻14, ठीक है सर। आगे देखते हैं, अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। 10 -34 प्लस 20 कितना हो गया? 20 मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, 5 2 10, 13 5 6 30, 31, तो 3.130 × 10⁻20 क्या हो जाएगा? जूल। 1 मोल के लिए निकालना है तो एनर्जी फॉर 1 मोल हो जाएगा मोल 33.130 × 10⁻20 इंटू 6.022 × 10⁻23। एक मोल में कितना होता है? इतना 6.022 × 10⁻23, ठीक है? अब ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा है ना, ये खुद से निकाल लेना, ठीक है सर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, नोट डाउन करो, फिर सेकंड बनाते हैं। सेकंड देखते हैं क्या है, इजी सा ही होगा कुछ, ठीक है सर। देखते हैं, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, और वेवलेंथ कितनी दी है? लैम्डा दी है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। मीटर में करो फटाफट, 6000 × 10⁻−10 मीटर। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, इससे क्या होता है, कल पढ़े थे हम लोग, C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, तो न्यू हो जाता है C बाय लैम्डा, न्यू होता है C बाय लैम्डा। C की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन 6000 × 10⁻−10, ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा? 10⁻18। एक काम करो, इसको कितने 3 जीरो दे दो, 1 2 3, हाँ 3 दे देते हैं, तो हो जाएगा 16 17 8 15 हो जाएगा, इंटू अपॉन काट 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 काट, तो कितना हो गया? 0.5 × 10⁻15 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज आ गई। अब क्या फ्रीक्वेंसी निकालनी थी? नहीं सर, एनर्जी भी निकालना है। एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू, एच कैसे 6.626 × 10⁻−34 इंटू 0.5 × 10⁻15। 15 और इसको सॉल्व करो, 14 में से 5 गया, बचा क्या? 10⁻9 और यहाँ बचा 29, ठीक है? ओहो 19, सॉरी, ठीक है 19 बचा। अब मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 5 2 10, पहले जैसे ही दिख रहा है मेरे को तो ये 10 1 33, और यहाँ एक पॉइंट और है तो 3.33 × 10⁻19 एनर्जी आ गई। एकदम सिंपल है। क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन में तो एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, इससे आसान नहीं आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी ही दिख रहा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इक्वल टू 7 × 10⁻14। कैलकुलेट दी काइनेटिक एनर्जी, हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ठीक है सर। एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 × 10⁻15 इज पास। सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, पढ़े थे अभी, ठीक है? एच को बाहर निकाल लेते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट, तो एच क्या? 6.626 × 10⁻−34। न्यू क्या है सर? 10⁻15 माइनस 7 × 10⁻14, ठीक है? एक काम करते हैं, इसको 14 कर लेते हैं,
कैसे होगा 14 इंटू 10 कर लोगे तो, ठीक है। अब आसानी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6.626, 14 को भी बाहर निकाल लो तो ये हो गया कितना 20, तो बचा 10 माइनस 7, 6.626 इंटू 10 टू द पावर 23, अब मल्टीप्लाई कर लो 20 इंटू 3, सॉरी 18, 3 to the 6 7, 18 19, 198 10 to the power 20 आ गया सर एनर्जी आंसर, ठीक है। समझ में आया क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के लिमिटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक क्वांटम थ्योरी और पार्टिकल नेचर और वेव नेचर लाइट का डुअल नेचर कैसे है समझ में आया, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या अच्छी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अगर यहां पे कहीं पे भी डाउट है या कोई और क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक पे डाउट है, नीचे कमेंट करना, मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।